हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है हमारी करेंसी की। तो $8.91 हो गया है भाई। जल्दी ही ये नंबर 100 रुपए जाता हुआ दिखाई देगा। इस साल के अंदर भाई 6% हमारी करेंसी टूटती हुई दिखाई दी है। लगातार 4 सेशन से हमारी करेंसी टूटती हुई दिखाई दे रही है और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इंडिया से अपनी इक्विटी बेच बेच के निकले जा रहे हैं। बाकी एलोन मस्क की बात करके चले तो $600 बिलियन के क्लब के अंदर पहुंच गया भाई। $600 बिलियन की वैल्यूएशन आ गई है। और आज ये जो वैल्यूएशन बढ़ी है, ये टेस्ला की वजह से नहीं बढ़ी है, ये स्पेसएक्स की वजह से बढ़ी है। रिसेंटली स्पेसएक्स ने $800 बिलियन का अपना टेंडर ऑफर निकाला था। अगस्त 2025 के अंदर ही $400 बिलियन की वैल्यूएशन थी। अचानक ही 800 बिलियन होती हुई दिखाई दी। एलोन मस्क 42% ओन करते हैं, मतलब $336 बिलियन उनको स्पेसएक्स से ही इक्विटी आने वाली है। ओवरऑल इनकी नेटवर्थ इस टाइम पे $677 बिलियन हो गई है। और जैसे ही इन्होंने अनाउंसमेंट करी है, अगले साल भाई स्पेसएक्स का आईपीओ देखने को मिलेगा जो कि $1.5 ट्रिलियन का हो सकता है। इसका मतलब एलोन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बनते हुए दिखाई देंगे और अगले साल ये होता हुआ दिखाई देगा हमें। मतलब एलोन मस्क देखा जाए तो 2009 से ढंग से इन्होंने अपना नाम बनाना शुरू किया है, पीआर करनी शुरू करी है, सोशल मीडिया पे एक्टिव होना शुरू किया है और आज देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। और ये ऐसे बंदे हैं जो कि बहुत सारी चीजों को डिफाई करते हैं। हमेशा कहते हैं ना कि भाई जितना बड़ा होता है बंदे को उतना हम्बल हो जाना चाहिए। ये हम्बल ही नहीं है, ये सीधा सुनाते हैं, कोई फालतू बोलते हैं, अपने ओपिनियंस को लेके बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और येट दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। विद अब तो टाइम्स हो गया भाई, सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर को कंपेयर में ही करोगे तो नंबर का डिफरेंस ही बहुत बड़ा है। लैरी पेज सेकंड नंबर पे आ रहे हैं, उनसे डबल से भी ज्यादा है एलोन इस टाइम पे ऊपर। बाकी अगर आप देखोगे पिछले कुछ टाइम से लिस्ट बहुत ज्यादा हिलती हुई दिखाई दी है। लैरी एल्सन जो सबसे ऊपर आते हुए दिखाई दिए थे कुछ टाइम के लिए, जेफ बेजोस हमेशा टॉप के अंदर ही रहा करते थे, ब्रेनेट आर्नल्ड भी ऊपर ही रहा करते थे। और जैसे ही गूगल ने ग्रोथ मारी है ना भाई, ये लैरी पेज और सर्जी ब्राउन ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जैसे एलोन मस्क की नेटवर्क बढ़ रही है ना, जेफ बेजोस की भी बढ़ेगी क्योंकि इनके पास भी स्पेस वाली कंपनी है भाई। बाकी सेबी की बात करके चले तो उन्होंने बाप ऑफ चार्ट से 18 करोड़ रुपए रिकवर कर लिया है। अभी शायद इनके म्यूचुअल फंड्स बेचे जाएंगे और बाकी चीजें भी करी जाएगी ताकि पैसा रिकवर किया जा सके। एलिगेशन ये है कि भाई इन्होंने 3 करोड़ का लॉस किया और लोगों को ये बात नहीं बताई, टशन मारते थे, लोगों को कोर्स वोर्स बेचते थे, इस चक्कर में एक्शन लिया गया है। क्योंकि मुझे लगता है यार इंडिया के अंदर ना शोषा कुछ ज्यादा ही चलता है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग इंटरनेट के ऊपर आके कुछ भी बोलते रहते हैं और उनके पास में कोई एक्सपीरियंस भी नहीं होता उस चीज का। पहले कुछ और कर रहे होते हैं, फिर कुछ और कर लेते हैं, फिर कुछ और भी कर लेते हैं। जैसे अगर आप मेरी बात करके चलो, मैंने भी ऐसा कुछ किया है पिछले कुछ टाइम के अंदर, बट मैंने क्लियरली बोला है हम बिजनेस मार्केटिंग का कंटेंट बनाते थे, वही बनाते थे। उसके बाद में न्यूज शुरू करी गई जो कि बिजनेस के अराउंड ही था और मैं पढ़ता गया, सीखता गया, समझाता गया, इस तरीके से चलता गया। फिर हमने एस्ट्रोलॉजी वाला पॉडकास्ट शुरू किया जहां पर मुझे कुछ भी नहीं आता था, क्लियर कट था और मैंने पहले ही बोला था कि फन के लिए कर रहा हूँ। बट जब मैंने किया, मुझे समझ में आना शुरू हुआ, मुझे मजा आना शुरू हुआ, तो मुझे एस्ट्रोलॉजी का भी ज्ञान हो गया। पर मैंने उसके ऊपर वीडियोस नहीं बनाई, आओ एस्ट्रोलॉजी ट्रेंड में आओ, मैं तुम्हारी कुंडली देखता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। फिर अभी हमने रिसेंटली क्रिप्टो वाला चैनल शुरू किया था जहाँ पर क्रिप्टो ट्रेडिंग जो एक्सपर्ट्स लेके आए थे, पॉडकास्ट किए, तो वो चला नहीं। कहीं ना कहीं मुझे कुछ लर्निंग मिल गई, इस चक्कर में मैं थोड़ा सा कुछ ना कुछ करने लग गया। इसके साथ में हमने लपास टेक शुरू किया जहां पर हम एआई के रिगार्डिंग वीडियोस बनाते हैं। बेसिकली टेक का शौक मुझे बहुत पहले से था। अगर आप देखोगे ना 2017 के अंदर भी मेन चैनल के ऊपर टेक्नोलॉजी वाली वीडियोस आती थी। मेरा मन होता था कि वीडियो बनाने का, और उस टाइम ना ये लगता था कि यार ये वाली चीज ना मेरे बस की नहीं है, क्योंकि हमेशा आपको डिवाइस लेनी पड़ेगी, नई नई डिवाइस लेके और नए नए रिव्यू करो। बट एआई की वजह से ये चीजें पॉसिबल हो पाई है क्योंकि ये तो सॉफ्टवेयर ही है और हमेशा मैं तो इनको यूज करता हुआ आया हूँ, क्यों ना लोगों को भी सिखा दिया जाए। बाकी लपास टेक के ऊपर भाई अब ट्यूटोरियल वाली वीडियोस भी आने लगी। न्यूज तो आती ही थी पहले, अब पिछले कुछ टाइम से लोग कह रहे थे कि भाई ट्यूटोरियल्स भी डालो। जो एक्चुअली लोग कोर्सेज में बेच रहे हैं ना, वो चीज धीरे धीरे करके मैं फ्री में इंटरनेट के ऊपर निकाल दूंगा। एक एक टूल को पकड़ेंगे, वहां पे एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ताकि आप टूल भी सीख जाओ, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी सीख जाओ। 2 वीडियोस मैंने रेपलेट पे डाल दी है जहां पर मैंने सिखा दिया है कि किस तरीके से वाइब कोडिंग से रेपलेट का यूज करके आप प्रोडक्ट को पब्लिश कर सकते हो, लाइव कर सकते हो। अभी लास्ट नाइट वीडियो आई है हमारी एआई एडवर्टाइजिंग के ऊपर, किस तरीके से एआई एडवर्टाइजिंग सोची जाती है। यहाँ पर मैंने हिक्स फील्ड का यूज किया है जिससे आपको हिक्स फील्ड भी समझ में आ जाएगा। फ्यूचर के अंदर फ्लो का यूज करके भी सिखा दूंगा क्योंकि मुझे पर्सनली फ्लो ज्यादा बेटर लगता है, क्योंकि उसकी जो वीडियो जनरेशन की कैपेबिलिटी है बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। और कहानी ये है, बहुत सारे लोग ना फ्लो का बड़े वाला प्लान ले नहीं पाएंगे। जो बेसिक प्लान है उसके अंदर ज्यादा वीडियोस तो बनती नहीं है। अगर फ्लो में हाई क्वालिटी वीडियो की बात करके चले तो 100 क्रेडिट में एक वीडियो बनती है, और अगर आप वो 2000 वाला प्लान लेते हो उसके अंदर 1000 क्रेडिट मिलते हैं, मतलब 5 वीडियोस ही बनेगी उस लेवल की। बेसिक घटिया वीडियो बनानी है शायद 10-20 क्रेडिट के अंदर बन जाती है।
बाकी लपास टेक को भी जो लोग टेक्नोलॉजी के अंदर बढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं एआई वीआई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अगला साल ये चीज उठने वाली है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ सच्चे दिल से वहां पर सब कुछ सिखाता रहूँ। अगर आप अभी जुड़ जाओगे ना तो फायदा रहेगा आपको। ये बात ना 6 महीने 8 महीने बाद समझ में आएगी। और जो पिछले 6 8 महीने से जुड़े हुए हैं ना, वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको फर्क दिखाई दे रहा है या फिर नहीं दे रहा। बाकी भाई वीडियो में आने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। और भाई इस सैटरडे वर्कशॉप हो रही है, लिंक दे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाके एक बार चेक कर लो। 2 घंटे की वर्कशॉप है, सैटरडे आना है, अपन बैठ के बातें करेंगे, खाएंगे पिएंगे, और आपको पता लगेगा अमेजोन में एड्स कैसे चलती है। हमने रेजर पे पेजेस के ऊपर लिख दिया है कि अंदर क्या क्या होने वाला है, कंटेंट उसको पढ़ लेना, इंटरेस्टेड हो तो आ जाना। और अगर टाइम नहीं है, कोई भी दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उस वीडियो को हम एडिट करके यूट्यूब पे डालते हैं, वो फ्रीली अवेलेबल रहती है सबके लिए। बाकी मीशो की बात करके चले तो भाई आईपीओ से 71% इनके शेयर प्राइसेस ऊपर चले गए हैं, ऊपर जाए जा रहे हैं भाई। अब मुझे लगता है कि अब निकालने का टाइम आ गया। अगर किसी का कुछ है तो भाई मुझे लगता है बहुत अच्छे लेवल पे बढ़ गई है वैल्यूएशन, ठंडा रखो। बाकी कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ भाई मैं कि आपको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। बाकी जेप्टो की बात करके चले तो वो भी अपना आईपीओ नेक्स्ट वीक फाइल कर सकते हैं। $500 मिलियन का ये आईपीओ होने वाला है, जहां पर ऑफर फॉर सेल भी होगा और फ्रेश इक्विटी भी होगी। 450 से $500 मिलियन की फ्रेश इक्विटी होने वाली है। मतलब लगभग सारा पैसा ये फ्रेश इक्विटी के अंदर ही निकालने वाले हैं। ये पैसा जो रेज करेंगे उसमें ऑफर फॉर सेल बहुत कम होगा। जो अर्ली इन्वेस्टर्स है उन्हीं को एग्जिट देखने को मिलेगा। इनका रेवेन्यू 149% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है फाइनेंशियल ईयर 25 की बात करके चले। और भाई इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ फोकस किया है कि भाई हमको प्रॉफिटेबल बनना है, अपने खर्चे कम करने हैं। बाकी मुझे लगता है इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए कि जेप्टो का आईपीओ कैसा है, क्या इस पे ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इसके अलावा अपग्रेड भी $400 मिलियन का आईपीओ निकाल सकता है 2027 के अंदर। लास्ट अक्टूबर 2024 के अंदर इनकी वैल्यूएशन $2.25 बिलियन की थी। अब कितने का आईपीओ आएगा कितना नहीं आएगा ये क्लियर नहीं है, बस कहा जा रहा है 350 से 400 मिलियन डॉलर ये रेज करते हुए दिखाई देंगे, जिसमें फ्रेश इक्विटी ही मेजरली होने वाली है। मतलब जो पैसा रेज किया जाएगा वो सारा का सारा कंपनी में जाएगा, इन्वेस्टर्स या फिर प्रमोटर्स लेके बाहर नहीं निकलने वाले। नंबर्स की बात करने चले तो फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर इन्होंने 1943 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जो कि 30% राइज था ईयर ऑन ईयर। इनके लॉसेस भी आधे होते हुए दिखाई दिए, 274 करोड़ पे पहुंच गए। और एबिटा लेवल पे प्रॉफिटेबिलिटी भी अचीव करी, पहली बार इन्होंने 15 करोड़ की। और अभी रिपोर्ट्स की मान के चले तो भाई ये शायद बायजूस को खरीद सकते हैं, अनअकैडमी को खरीद सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है। बाकी गुजरात की एक वेजिटेबल सेलर है, वो अपना आईपीओ निकाल रहे हैं, 16 दिसंबर को आईपीओ होता हुआ दिखाई देगा। स्तनबिक एग्रो करके कंपनी का नाम है। नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके चलिए तो कंपनी का रेवेन्यू अच्छे लेवल पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल ईयर 25 में 52.5 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू रिपोर्ट किया है और 3.7 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। ठीक है भाई, मार्जिन हेल्दी नहीं दिखाई दे रहे अगर देखा जाए तो, बट इस दुनिया के अंदर भाई ऐसा ही होता है। बाकी मैं बता देता हूँ आपको, जब भी कोई एसएमई आईपीओ की मैं खबर कवर करता हूँ, मैं सिर्फ इसलिए कवर करता हूँ क्योंकि वो मार्केट के अंदर होती है, और किसी और से सुनने की जगह मैं ही आपको बता दूं इसलिए मैं कवर करता हूँ। बट हमेशा याद रखना, ज्यादातर टाइम्स अगर कोई मेरा दोस्त वोस्त होगा तो बात अलग है, कोई मेरे दोस्त की एक एसएमई आ रहा है या कुछ हो रहा है, बट ज्यादातर टाइम एसएमई आईपीओ की जब भी खबर निकल के आती है और वो थोड़ी पॉजिटिव के अराउंड होती है, तो मतलब मान के चलो लिस्टिंग गेन्स अच्छे खासे होंगे। और ये एक स्ट्रैटेजी है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, जहाँ पर कंपनी अपना रोड शो कर रही है, पीआर वीआर कर रही है, ताकि आईपीओ से पहले शोर मचा के अच्छे लिस्टिंग गेन ले सके। और ये भी हो सकता है कि आपको लिस्टिंग गेन्स मिल जाए, पर जब आप बेचने के लिए जाओ तो बिके ही ना, क्योंकि लिक्विडिटी नहीं होती कई बार। बाकी मारिको की बात करके चले तो वो शार्क टैंक की जो कॉस्मिक करके कंपनी आई थी, उनको 300 करोड़ के अंदर खरीद रहे हैं भाई। ये कॉस्मिक प्लांट बेस्ड प्रोटीन सप्लीमेंट्स के ऊपर काम कर रहे थे। और नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके चले तो फाइनेंशियल ईयर 24 में इन्होंने 24.4 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जहां पर 2.8 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले 3 सालों के अंदर 2.5 गुना बढ़ते हुए दिखाई दिए है। बाकी मैं कहता हूँ भाई, अगर ये 300 करोड़ है तो हमारे फ्लाइंग बीस कितने के है, वो भी 500,000 करोड़ की कंपनी तो बना ही दी है। अब जब वो शार्क टैंक पे आए थे उनको बहुत क्रिटिसाइज किया गया था, आप ऐसे हो वैसे हो वैसे हो। भाई अगर इनको 300 करोड़ मिल रहा है तो उनको भी अच्छा मिलना चाहिए। बाकी कॉस्मिक वालों को कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छा एग्जिट है 300 करोड़ का। इसके अलावा स्केपिया की बात करके चले, जो कि ट्रेवल फिनटेक है, उन्होंने अपने लॉसेस को कंट्रोल किया है, 6% लॉसेस को नीचे लेके गए हो। ऑपरेटिंग रेवेन्यू 71% उन्होंने बढ़ाया है। बट भाई यूनिट इकोनॉमिक्स समझो ना, अभी सब कुछ होने के बावजूद भी 1 रुपया कमाने के लिए 4 रुपए खर्च कर रहे हैं। 2022 की शुरू हुई कंपनी है, $40 मिलियन इन्होंने 2025 के अंदर ही सीरीज बी राउंड के अंदर रेस करे थे।
अब इनका प्लान है कि एआई इंटीग्रेशन करेगी, टीम की स्केलिंग करेगी। लेट्स सी कब तक प्रॉफिट निकल के आता है। इसके अलावा लीशर्स की बात करके चले तो उन्होंने भी भाई 100 करोड़ मंथली रेवेन्यू पार कर दिया है, और देख लेना दिसंबर के अंदर ये नंबर और बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बहुत ही स्मार्टली मार्केटिंग कर रहे हैं वो। दिसंबर के अंदर उन्होंने ऑफर्स भी निकाल रखे हैं। सर्दियों के अंदर बेसिकली नॉनवेज वगैरह की सेल ज्यादा होती है, और इन्होंने जो ओमनी चैनल अप्रोच लिया है ना, वो इनको फायदेमंद हो रही है इनके लिए। इन्होंने 30 मिनट फ्लैश डिलीवरी भी शुरू कर दी है, जो कि 50% बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इनका रिपीटेशन बहुत अच्छा है, और एक बार कोई मंगा लेता है ना, उसको लगता है कि भाई अब ये वाला ब्रांड इज ट्रस्टेड। इसके अलावा आरबीआई की बात करके चले तो उन्होंने एचडीएफसी बैंक को अलाउ कर दिया है 9.5% स्टेक्स इंडसइंड बैंक के एक्वायर करने के लिए। बाकी इंडिया के मैरीन एक्सपोर्ट्स की बात करके चले तो 16% बढ़ते हुए दिखाई दिए है। भाई हम यूएस को दबा के मैरीन एक्सपोर्ट्स करा करते थे, यूएस वालों ने टैरिफ लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी 16% बढ़ते हुए दिखाई दिए, क्योंकि हम बाकी मार्केट में ग्रो करने लग गए। 25% के आसपास चाइना में ग्रोथ देखने को मिली है, वियतनाम में 123%, बेल्जियम के अंदर 94%, रशिया के अंदर ऑलमोस्ट 50%, यूके के अंदर 29% के आसपास, कनाडा में 13.5% के आसपास, जापान में 10% से ज्यादा। तो कहीं ना कहीं जो लग रहा था कि भाई टैरिफ लगे उसकी वजह से नुकसान होगा, नुकसान तो नहीं हो रहा है। इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट ने डिनाई किया है कि यूएस कुछ भी एंटी डंपिंग के ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है इंडिया के ऊपर बासमती राइस के ऊपर। बेसिकली एंटी डंपिंग क्या होता है कि आप अपना घटिया माल हमको चेप देते हो। इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि भाई जो हमारे बासमती राइस की हाईएस्ट क्वालिटी है ना, वो जाती है यूएस में। और जेन्युइनली बता रहा हूँ कि भाई ये जो माल होता है ये बहुत हाईएस्ट क्वालिटी का जाता है। एक बार आप इंडिया में जो माल मिलता है और जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल होता है उसको यूज करके देखोगे चावलों के अंदर, आपको डिफरेंस पता लगेगा। और एक बार आप एक्सपोर्ट क्वालिटी की तरफ चले गए, आप कभी भी कोई बड़ा ब्रांड भी जो आपने नाम सुना है ना, उसकी तरफ भी नहीं जाओगे। बाकी चावलों के अंदर भी यही देखने को मिलेगा कि अगर यूएस नहीं लेगा तो कोई और ले लेगा। इसके अलावा इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ है भाई, वो स्लो डाउन होती हुई दिखाई दी है, 10 मंथ लो पे चलेगी दिसंबर के महीने के अंदर। अगर पीएमआई पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके चले तो 58.9 पे पहुंच गई, जो कि नवंबर में 59.7 हुआ करती थी। इसके अलावा जॉब क्रिएशन भी हल्की होती हुई दिखाई दे रही है मार्केट के अंदर। और कहीं ना कहीं देखो मार्केट का एक्चुअली हाल खराब है। डेटा हमको कुछ भी बता रहे हो कि भाई प्राइवेट सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, ये वो बड़े बड़े प्लेयर्स या फिर स्टार्टअप्स वगैरह बिजनेस जनरेट कर रहे हैं, उनकी वजह से नंबर बड़े दिखाई दे रहे हैं। बाकी मार्केट्स में हाल बुरा है। जैसे दिल्ली की बात करके चलो, ये पीक सीजन था ना सेल्स का, और इस टाइम पे इतना पॉल्यूशन हो रखा है, लोग अवॉइड कर रहे हैं बाहर जाना। पूरा फेस्टिव सीजन चल रहा है, जहाँ पे बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हो गई, लोग बाहर नहीं जा रहे हैं। बाकी इंडियन गवर्नमेंट की बात करके चले तो वो इंश्योरेंस एजेंट की कमीशंस के ऊपर कैप लगाने की बात कर रही है। तो कहीं ना कहीं कोशिश तो यही करी जा रही है कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो सामने वाले बंदे को सस्ते से सस्ता है, जो कि एक अच्छी चीज है। इसके अलावा फोर्ड की बात करके चले तो उन्होंने $19.5 बिलियन का अपना ईवी बिजनेस राइट ऑफ कर दिया है। जहां हम देख रहे हैं सबके सब ईवी की तरफ भाग रहे हैं, फोर्ड वालों ने बंद ही कर दिया है बिजनेस, छोड़ो भाई हम नहीं कर रहे इसके अंदर। और रीजन क्या है, जो यूएस है ना, वहां पर ना फेडरल टैक्स क्रेडिट मिला करते थे, जो कि अब नहीं मिल रहे। इसके चक्कर में अब बिजनेस मॉडल इनको सस्टेनेबल नहीं लग रहा। इनका ऑलरेडी मार्केट शेयर यूएस के अंदर अच्छा है ही, जो इनका गैस इंजन वगैरह है वो बढ़िया चलते हैं। तो ये कह रहा है ईवी वाला छोड़ो भाई, अब जो हो गया, डोनाल्ड ट्रम्प सरकार जब जाएगी तब सोचेंगे क्या करना है। 2030 तक ये 5 नए अफोर्डेबल व्हीकल लाने का प्लान कर रहे हैं यूएस के अंदर, जहाँ पे एक मिड साइज का पिकअप ट्रक भी होने वाला है। पिकअप वाले जो ट्रक्स है ना, ये इसमें अच्छा काम करते हैं। इंडिया के अंदर अभी एसयूवी का जैसे ट्रेंड है ना, बाहर पिकअप ट्रक्स का बहुत ज्यादा ट्रेंड होता है। यूएस की बात करके चल रहा हूं मैं। बाकी डोनाल्ड ट्रम्प की बात करके चले तो उन्होंने $10 बिलियन का डिफेमेशन लॉ सूट मार दिया है भाई बीबीसी के ऊपर, क्योंकि उनकी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई थी जिसके अंदर उनकी स्पीच के कुछ कुछ पार्ट्स कट करके उसको गलत तरीके से दिखाया गया, ऐसा डोनाल्ड ट्रम्प का कहना है। उस डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से डोनाल्ड ट्रम्प ने ही सारे के सारे जो राइट्स वगैरह हुए थे वो डोनाल्ड ट्रम्प की वजह से हुए थे। अब डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि भाई तुम मेरा नाम खराब कर रहे हो, इसलिए ऐसा करते हुए दिखाई दिए है। बाकी बीबीसी में अब क्राइसिस आ गए, 2 सीनियर ऑफिशियल्स ने रिजाइन कर दिया है। अब कोई भी रीब्रॉडकास्ट नहीं होने वाला उसको कोई प्लान नहीं किया जा रहा। अब लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प भाई पॉलिटिकल पावर के साथ में एक बिजनेस वाले भी है, दोनों चीजें साथ में आती है ना, तो बीबीसी को नुकसान दोनों साइड से देखने को मिलेगा। बाकी पेपाल की बात करके चले तो उन्होंने यूएस बैंकिंग लाइसेंस के लिए फाइल कर दिया है, तो यूएस के अंदर वो अपना बैंक खोलते हुए दिखाई देगा। और देखो यहाँ पे समझो, अभी बस फाइलिंग करी है, जो टाइमलाइन है वो 1 से 2 साल तक भी हो सकती है, बस अभी तो फाइल किया गया है, प्रोसीडिंग वगैरह में टाइम लग सकता है। इसके अलावा सैमसंग की बात करके चले तो अपना एसएसडी बिजनेस बंद कर सकते हैं। भाई एसएसडी के रेट बढ़ने वाले हैं, अब मान के चलो। पहले तो बातें चल रही थी फोन के प्राइसेस बढ़ेंगे, कंप्यूटर के प्राइसेस बढ़ेंगे, अब वो तो बढ़ने ही है। अब मान के चलो जो एक्सटर्नल एसएसडीज हार्ड ड्राइव भी है, उनके प्राइसेस भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि पहले क्रूशल गया,
अब ये सैमसंग जा रहा है। सैमसंग एक बड़ा मार्केट शेयर रखता है और बहुत ही हाई क्वालिटी एसएसडीज लेता है। मेरे पास में 3-4 एसएसडी है इनके, T7, T9, T5। और सिंपल सी बात है, बिजनेस सेंस है। कंपनी को अगर दिख रहा है अपने रिसोर्सेज को वो कहीं और ले जाके अपने मार्जिन हाई कर सकती है, B2B वेंडर्स को बिना ज्यादा टेंशन के आराम से बेच सकती है, तो कंपनी वो क्यों ना करे। तो माना जा रहा है आने वाले 18 महीने में एसएसडी का एक बड़ा क्रंच देखने को मिलेगा, जहां पर 20 से 30% तक प्राइसेस भी बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इंडिया की बात करें चले, तो एनसीएलटी ने बोला है व्हाट्सएप वालों को कि भाई यूजर कंसेंट लेके आओ डेटा शेयरिंग से पहले। अभी ना व्हाट्सएप ने सीन शुरू किया है कि जहां पर अगर आप इनके एआई का यूज करते हो, कोई भी कॉन्वर्सेशन करते हो, तो व्हाट्सएप उस कॉन्वर्सेशन को यूज कर सकता है एड्स दिखाने के लिए। जैसे आपने एआई से पूछा कि भाई गोवा में कहाँ जाना चाहिए, तो उसको पता लग गया आप गोवा के अंदर इन मार्केट हो, आप गोवा जाना चाहते हो, तो आपको गोवा के रिगार्डिंग एड्स दिखा देगा। पहले व्हाट्सएप के अंदर कुछ भी नहीं था, बट अब कहा जा रहा है कि पहले आपको यूजर से कंसेंट लेना है। उन्होंने कहा भाई हमने कंसेंट पूछा तो है, पर वो ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है भरना या नहीं भरना। पर ये कह रहे हैं फोर्सफुल करो, आप यस करो, नो करो तो व्हाट्सएप नहीं चलेगा, इस टाइप का। व्हाट्सएप ने पहले भी तो किया था फोर्सफुल, बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ था, भाई व्हाट्सएप हमारा ये कर लेगा वो कर लेगा, ऐसे नहीं करेगा ऐसे। हल्का सा ट्रेंड उठता है, कभी टेलीग्राम का उठता है, कभी कुछ का उठता है, पर व्हाट्सएप वहीं का वहीं रहता है, क्योंकि भाई उनको ना आदत बन गई है। अगर आज आपको ये इकोसिस्टम तोड़ना है ना, तो ये बहुत ही मुश्किल चीज है। बाकी मार्केट की बात करके चले तो 500 पॉइंट मार्केट घटती हुई दिखाई दी है, 26,000 से नीचे लेवल जाता हुआ दिखाई दिया निफ्टी का। लेट्स सी ये हफ्ता कैसा जाता है। बाकी ओवरऑल आप देख लो कौन रहा है ऊपर कौन रहा है नीचे। एटर्नल्स 4.5% नीचे जाता हुआ दिखाई दिया है भाई। एक्सिस बैंक 5% नीचे जाता हुआ दिखाई दिया है। और इसी के साथ में हमारी आज की ये बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग। और जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।